हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। ठीक है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि मास हो गया, मास को केजी में करते हैं मेजर, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं। ठीक है, और मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, इन सबको हम मेजर करते हैं। फिर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया। ये सारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन इनमें से कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और वेक्टर एडिशन के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहां पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ये हमारा चैप्टर है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है आइए जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब कि बस उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मैं चला 100 मीटर, मैं चला 100 मीटर, तो इसमें 100 मीटर ही मुझे पता है कि मैं 100 मीटर गया, पर मैं किधर की तरफ गया ये मुझे नहीं पता है। तो मुझे मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिक वैल्यू पता है कि 100 मीटर में गया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have magnitude only, इनके पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल अगर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या है? मास हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और क्या हो सकता है? आपका वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, वर्क और एनर्जी सेम ही है। एक वर्क कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी कई फॉर्म में चलती है। ठीक, तो ये सारी एनर्जी का ही पार्ट है, वर्क भी एनर्जी का ही पार्ट है। वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर। ठीक है, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। अब इसमें क्या है कि इसमें केवल आपके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिया है अभी, जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए, आई वॉक 100 मीटर, मैं 100 मीटर चलता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं 100 मीटर चलता हूं, तो इसका मतलब किधर चला है इसके बारे में कोई भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। हो सकता मैं नॉर्थ गया हूं 100 मीटर, हो सकता मैं साउथ गया हूं, हो सकता मैं टुवर्ड्स दी शॉप गया हूं कुछ खरीदने के लिए, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो ये हमारी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये अब हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या? हमारा पाथ लेंथ है, डायरेक्शन नहीं देगा, केवल पाथ लेंथ दे रहा है, कितना हम चले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे, चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब वेक्टर का सिंपल मतलब क्या हो गया कि दो इंफॉर्मेशन रहेंगी, एक तो कितना मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन क्या है, तभी ये वेक्टर बनेगा। ठीक है, तभी ये कंप्लीट वेक्टर बनेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल, आई वॉक 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आई वॉक 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब 100 मीटर में चला। ठीक है, 100 मीटर चला मतलब हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बता दिया। अब किसके बारे में बता रहे हैं? डायरेक्शन के बारे में। किधर चला मैं? नॉर्थ की तरफ। जरूरी नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही हो, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने बोला मैं शॉप की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट आउट किया वो डायरेक्शन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉक 100 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब इसमें मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 100 मीटर और डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हमारा। ठीक है, अब अगर मैं 100 मीटर की बात करता केवल, अगर मैं बोलता मैं 100 मीटर चला तो ये स्केलर होता। अब स्केलर में ये क्या हो जाता है हमारा? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि मैं नॉर्थ की तरफ गया 100 मीटर, तब ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आई बात? तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हो सकती हैं? जैसे कि ये हमारा हो गया सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मतलब डायरेक्शन है उसकी इनिशियल से फाइनल की तरफ, कैसे भी पाथ घूम के आया हो, पर उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा वेलोसिटी, इसमें भी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी। फिर एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, रिटार्डेशन सेम वही चीज है। और फिर फोर्स, फोर्स हमारे पास टॉर्क, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं उसको, है ना? टॉर्क, टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सारी क्या है हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हमने वेक्टर को डिफाइन कर दिया है। ठीक, ये सारे वेक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वेक्टर, टाइप्स ऑफ द वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर के अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, वेक्टर्स के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। तो वेक्टर का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहला वेक्टर आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है? इसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन पता होना चाहिए। आपको पता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इसमें x, y होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x, y होता है, इसमें z भी होगा अगर 3D वेक्टर है तो। ठीक है, अब ये ओरिजिन है हमारा, ये क्या है? ओरिजिन। तो जो भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। मतलब एनी वेक्टर विच इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू
origin with respect to origin, ओरिजिन से स्टार्ट हो, इसको क्या बोला गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर हो गया ए, ठीक है, और इसको मैंने ओ दे दिया नाम, और ये बी, ठीक है, सी। तो चाहो तो दिख रहा है कि ओरिजिन से स्टार्ट है, अब चाहो तो इसको ओ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी। ठीक है, अब ये जो ऊपर एरो लगा है ये क्या बताएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आई बात, जो एरो है वो क्या दिखाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी हमारा वेक्टर होता है, उसको हम वी से करते हैं डिनोट, तो वी पे क्या लग जाएगा, एरो, यानी कि क्या बता रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इसको हम को इनिशियल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बस ये बात है कि स्पेसिफिक एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो को इनिशियल वेक्टर भी है और ये पोजीशन वेक्टर भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, जो कि किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, एरो से भी बताया मैंने, जैसे कि वेक्टर को हम ऐसे सिंबल डिनोट करते हैं, ये सिंबल इसका एरो, ये क्या होता है, ये जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 10 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर अगर लेंथ होगी तो कितना आएगा, 20 न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, तो लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर वो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमने कुछ भी चेंज किया, या तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सेम नहीं रह जाएगा, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया लेंथ, और एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या होता है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, और कहीं से निकल जाएगा पर ओरिजिन से नहीं निकलेगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए या कह सकते हो, इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या है, ये कैसा, इसका कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्स वाई होगा, जेड भी हो सकता है, 3D वेक्टर भी हो सकता है, ये तो मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं 2D वेक्टर का। ठीक है, चलिए फिर बात करता हूं मैं, जो वेक्टर ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, जैसे मान लो ये वेक्टर हमारा, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ एक चीज हो सकती है, जब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये जो वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लो इसको मैंने डी नाम दे दिया, तो ये दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस हो सकता है या सम हो सकता है। ठीक है, मान लो एक वेक्टर है r1, दूसरा है r2, वैसे तो ये इसका डिफरेंस है, मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसी भी दो वेक्टर का सम हो सकता है, कौन से, पोजीशन वेक्टर का, या डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, बट ये ओरिजिन से नहीं
स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? ये समझ लो। तो ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब इसके बाद कौन सा वेक्टर आएगा? अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स, ये कौन से वेक्टर होते हैं? इफ मैग्नीट्यूड, इफ, बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूं मैं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम, मतलब दोनों चीज सेम होनी चाहिए, एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी क्या बोला जाएगा इसको? इक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारे पास ए है और ये दूसरा बी है, ये एकदम आइडेंटिकल दिख रहे हैं। मान लो इसकी भी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और बी वाले की लेंथ भी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है और बी वाला भी एक्स एक्सिस की तरफ है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो कहने का मतलब इसको हमने स्लाइड कर दिया आगे, बस स्लाइड करने पे वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वेक्टर को हमने स्लाइड कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। स्लाइड करने से डायरेक्शन भी उधर ही रहेगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, तो सेम वेक्टर माना जाएगा, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, और इसका मॉड यानी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं? मॉड लगा करके। एक्चुअली मॉड क्या है? मॉड क्या है? लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो मैंने बताया था, मॉडुलस, यानी मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, मॉड, ये किसका सिंबल है? मॉड का सिंबल है, मॉडुलस। ठीक है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड, या एरो से अगर शो करेंगे तो लेंथ ही इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये मॉड हो गया। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, यानी कि डायरेक्शन तो सेम रहेगी, और अगर ये इक्वल है इसका मतलब इसमें तो सब इंक्लूड है। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। इसमें क्या दिखा रहा है? केवल इसमें क्या दिखा रहा है? इसका मॉड सेम है। मॉड का मतलब है कि लेंथ सेम है बट डायरेक्शन सेम के बारे में नहीं बोला गया। मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी। ठीक है, इसकी लेंथ भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या ये वेक्टर इक्वल है? क्या ये वेक्टर इक्वल है? इक्वल नहीं है। क्यों? मॉड इसका सेम है, यानी कि इसका जो क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड वो सेम है, बाकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होगा। फिर इक्वल क्या है? मॉड, यानी कि मॉड इसका इक्वल है। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं। दोनों का मॉड कितना है? 5 सेंटीमीटर। LHS इक्वल टू RHS, पर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो ये वेक्टर A है और दूसरा इसी डायरेक्शन में वेक्टर B है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, बिकॉज एक की लेंथ ज्यादा है, यानी एक का मॉड ज्यादा है और एक का मॉड कम है, पर डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसलिए एरो एक साथ लगा हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन तो सेम आ रही है, दोनों एक्स डायरेक्शन में, मान लो दोनों एक्स डायरेक्शन में हैं, बट क्या सेम नहीं है? मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी, तभी हम मानेंगे इक्वल वेक्टर है। अगर मैं किसी वेक्टर को रोटेट कर दे रहा हूं, मान लो ये वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। मान लो ये अभी ए था, इसको रोटेट किया, अब बी बन गया, अब ये सी बन गया, क्योंकि तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो रहा है? वेक्टर चेंज हो रहा है। भले इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, भले इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन क्या हो रहा है? इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि अगर वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए तो क्या वेक्टर सेम रहेगा? तो बोलोगे नहीं, बिकॉज की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, अगर कोई बोले वेक्टर की मैं लेंथ को बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो बोलोगे तब भी वेक्टर सेम नहीं रहेगा, बिकॉज भले ही डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई थी किसकी? इक्वल वेक्टर की। अब हम किसकी बात करेंगे?
कोलिनियर वेक्टर की बात कर लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन में लाई कर रहे हो वेक्टर, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका ए बी सी और डी, तो इसमें से मैं कई सारे वेक्टर निकाल सकता हूं बाहर। ये ए हो गया, ये बी हो, ये तो पहला वेक्टर हमारा ए बी है, ए बी बी सी एंड सी डी। ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। मे भी अपोजिट भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये वेक्टर है ई एफ, तो ई एफ भी क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा, भले वो अपोजिट है बट सेम लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम लाइन में अगर लाई करेगा, भले वो अपोजिट ही क्यों ना हो, क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर। ये सारे क्या है? कोलिनियर, ठीक है। तो ये कोलिनियर की बात हो गई, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। किसकी? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? तो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ध्यान देना, वेक्टर का डिवीजन नहीं होता। अगर दो वेक्टर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, एक वेक्टर ऊपर है, उसको हम किसी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, या वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर हमारे पास ए है, तो ए कैप से डिफाइन होता है। ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इट इज डिफाइंड एज वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी की लेंथ से डिवाइड कर दो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये जो हो जाएगा वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ए कैप। ये क्या हो जाएगा? ए कैप। ये भी क्या है? ए कैप। ये भी क्या है? ए कैप, ठीक है। मतलब हमने किया क्या कि उस वेक्टर को 10 से डिवाइड कर दिया, जिसका मॉड ही 10 था, यानी उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करूं, यहां पर ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से होते हैं? एक्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, एक्स वाई और इधर की तरफ जेड। तो एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे आई कैप, जो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे आई कैप। मान लो यहाँ की लेंथ 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो क्या बन जाएगा? आई कैप, ठीक है। आई कैप का मॉड कितना होगा? 1, क्योंकि लेंथ कितनी है इसकी? 1 है। आई का मतलब हो गया कि किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसी जे कैप, जे कैप किधर होगा? ये होगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो इस तरफ है। ऐसे ही जो जेड डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा? के कैप। कैप का मतलब स्पेशल वेक्टर, इसका मॉड 1 रहेगा, इसकी लेंथ हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। इसका यूज क्या है वैसे? मतलब ठीक है, ये आई कैप जे कैप है, इस सबका मॉड 1 है। इसका यूज हम कैसे करते हैं? इसका यूज हम करेंगे कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से और डायरेक्शन को बताने में। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने एक फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक पर एक्स डायरेक्शन में, कितना? 20 न्यूटन। आई अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ ब्लॉक ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, ठीक है। तो तुमने क्या लिखा कि ठीक है, फोर्स कितना है हमारा? फोर्स हमारा 20 न्यूटन है।
बट यहाँ से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, हमको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, पर हमने तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ओनली, डायरेक्शन तो लिखी नहीं। तो मैंने क्या लिखा है इसको, अभी डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब मैंने इस पर लगा दिया वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा 20 आई कैप, मतलब 20 न्यूटन फोर्स लग भी रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है कि आई कैप की डायरेक्शन में, यानी एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अच्छा जो इसका मॉड 1 होता है, इससे फायदा क्या है कि मॉड अगर लेंगे तो 1 रहेगा, तो 20 1 जा 20, यानी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमको क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक जनरल वेक्टर हमारे पास है, लेट अ वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट हैं a, b, c। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, पहले काम करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, मान लो ये कोऑर्डिनेट है इसके x, y, जैसे हम लोग लिखते नहीं थे 3, 4 मान लो। ठीक है, 3, 4। तो इस केस में क्या होगा, इसको ओरिजिन से यहां मिलाएंगे। ठीक है, मान लो O है और ये A है। ठीक है, अब O क्यों लिया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ओ ए एक्स डायरेक्शन में कितना है 3, तो 3 आई कैप प्लस वाई में कितना है 4 जे कैप। ठीक है, 3 आई कैप एंड 4 जे कैप, इधर की तरफ 3 है, इधर की तरफ क्या है 4 है। तो इसको, अच्छा ये एक हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि कहां से डिफाइंड है ये, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जो 3, 4 आया है किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 3i प्लस 4j लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूं इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर जैसे मान लो हमने एक जनरल वेक्टर लेता हूं मैं, ai प्लस bj प्लस ck, मतलब एक और वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3D वेक्टर है ये। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है a, b, c, तो ऐसे बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ai प्लस bj प्लस ck। अब इसकी जो लेंथ दिख रही है वो कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ज्योमेट्री से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी। मतलब एक जनरल फॉर्मूला है, 3D वेक्टर है तो ठीक है, अगर 2D है तो c को 0 कर सकते हैं, मान लो x और y में ही है तो मैंने c को 0 कर दिया, हो सकता है x और z में हो तो y को हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मॉड हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि जो हमारा a वेक्टर दिया था कितना 3i प्लस 4j, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मैं लिखूंगा a कैप इक्वल टू a अपॉन मॉड ऑफ a, मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम वेक्टर को उसी के लेंथ से डिवाइड करना होता है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 25 हो जाएगा और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो ये a कैप हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन में, अब ये ना x में है ना y में है, ये a की डायरेक्शन में। a की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। तो ये जो यहाँ का एक जो लेंथ बनेगा, यहां से यहां तक का जो लेंथ बन रहा है तुम्हारा, ये हमारा क्या है, ए कैप है। क्या है, ए कैप। अब मैंने बोला कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए की डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए की डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए की डायरेक्शन, मतलब ए कैप। ए कैप का मतलब है कहीं बीच से जा रहा है, देखो यहाँ पे 3, 4 की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं केवल एक्स की तरफ लग रहा है या वाई की तरफ, दोनों की तरफ लग रहा है, तो ये इसको लिखेंगे 20 ए कैप, और ए कैप की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो हम फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, चलो मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड
20 न्यूटन इज अप्लाइड along A, along A, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,4। फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। तो क्या करेंगे भाई, तो बोलेंगे फोर्स किधर लग रहा है 20 न्यूटन ए कैप की डायरेक्शन में। ए कैप अभी हमने निकाला है पीछे, कितना आया था ए कैप 3i कैप वेक्टर अपॉन उसका मॉड कितना आया था मॉड 5 आया था। ठीक है, तो 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12i कैप प्लस 4 4 जा 16j कैप। ये हमारा क्या है फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। ये देखो 12i कैप प्लस 16j कैप, ये फोर्स लग रहा है। ये क्या बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन है। कैसे 20 न्यूटन है भाई, इसमें से देख के तो नहीं लग रहा है 20 न्यूटन है। फोर्स कितना है 20 न्यूटन है। कैसे पता भाई, ठीक है तुमको नहीं पता तो मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकाल के देख लो। मॉड क्या होता है √a² प्लस b², तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 400। तो आंसर क्या आ जाएगा 20, मतलब 20 न्यूटन, वो तो आना ही आंसर। तो ये क्या बता रहा है कि 20 न्यूटन किधर लग रहा है 3,4 की तरफ लग रहा है। समझ में आई बात। तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको भी देख लेते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है, x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैंने इसको a माना और इसको क्या माना है b। ध्यान देना ये जो वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमने इसको a से स्टार्ट किया है। तो इसका जो ए बी वेक्टर होगा वो सिंपल लिख लो, क्या होगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड क्या हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 k कैप। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये किसी दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, किसी दो वेक्टर का डिफरेंस या सम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं यहां से यहां तक का मिलाऊंगा तो ये वेक्टर क्या है x1i y1j और z1k, और यहां से हम मिलाएंगे तो इसका x2i y2j और z2k है। इनका डिफरेंस कैसे है मैं बताऊंगा आगे जब एडिशन पढ़ेंगे हम लोग। तो ये किसकी बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हो गई। तो यूनिट वेक्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो कि प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है। ठीक है, तो अब बात हो गई हमारी इसकी। अब बात करते हैं कोप्लानर वेक्टर की। कोप्लानर वेक्टर सिंपल सी बात है, कोप्लानर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन, इसको क्या बोला गया कोप्लानर। जैसे बोर्ड है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे मैं कितनी भी लाइन खींच दूँ, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये सब क्या है आपस में कोप्लानर है। हजारों कोप्लानर, लाखों बन सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट कोप्लानर वेक्टर बन सकते हैं एक ही प्लेन पर। लेकिन जैसे ही मैंने आउट ऑफ द प्लेन की बात की, एक वेक्टर ऐसा है जो बोर्ड से बाहर ऐसे निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर और ये वाले वेक्टर ये क्या हो जाएंगे आपस में नॉन कोप्लानर। मतलब अब ये बाहर आ गया इस प्लेन से। ठीक है, तो जैसे ही आउट ऑफ द प्लेन गया, किसी भी एंगल पे जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री पे ही जा रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे नॉन कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉन कोप्लानर वेक्टर की। फिर बाकी वेक्टर तो आपको पता होंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर जो क्या होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है,
सेम डायरेक्शन, इसका क्या मतलब होता है? सेम डायरेक्शन। एंटी पैरेलल बोल सकते हो, अपोजिट बोल सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? अब ये जो वेक्टर हमारे हैं ये पैरेलल वेक्टर हैं सारे, ठीक है। ये क्या है? ए बी और सी आपस में पैरेलल हैं। फिर बात करते हैं अपोजिट वेक्टर की। अपोजिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये सब क्या है? आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। ये क्या आपस में? ए और बी आपस में अपोजिट वेक्टर हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये मान लो ए है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? माइनस ए हो सकता है। अगर मैंने इसको ए माना है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। या अदर वेक्टर्स भी हो सकते हैं। ये और ये आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों भी आपस में अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? वही जो मैंने बताया, एक्स वाई और जेड, मतलब वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तुमको पता है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस क्या होती है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे। वैसे जो सबसे ज्यादा हमारा काम, अच्छा एक और वेक्टर हम देख लेते हैं, नल वेक्टर की बात कर लेते हैं। नल वेक्टर, नल और उसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। ये क्या होता है भाई? इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया। इसका यूज क्या है फिर? इसको ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ को मैं लिख सकता हूं जीरो आई, जीरो जे एंड जीरो के। तो कहेंगे जब इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो तो वेक्टर कहां से है? फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो नो फिक्स डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ये एक एक्सेप्शन में आ गया। जब मैग्नीट्यूड ही जीरो तो हम डायरेक्शन को कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते, ठीक है। किधर की तरफ लग रहा है? पर इसका यूज कहाँ पे हो रहा है? इसका समझो यूज क्या है। कहने को तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं दिख रहा है, बट मान लो एक मैंने ब्लॉक लिया है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 20 आई कैप, एक बंदे ने अपोजिट फोर्स लगा दिया, ये भी 20 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? -20 आई कैप। तो इन दोनों फोर्स का सम क्या होगा? आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 20 - 20 जीरो नेट फोर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? अगर मैं कहता हूँ एफ नेट क्या होगा, तो आप कहोगे कि 20 आई कैप और -20 आई कैप। तो आंसर क्या आएगा? 0 आई। इसका मतलब यहाँ पे आई लिख गया। आई लिखने का मतलब है कि ये जो तुमने माइनस किया है स्केलर वाला सम नहीं था, या स्केलर वाला सब्ट्रैक्शन नहीं था। ये कौन सा था? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हुआ है यहाँ पर। यानी जो दो क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हुई हैं या ऐड हुई, ऐड होकर के जीरो आया हो या सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो आया हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। बस ये बताता है, बाकी इसका खास यूज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात वेक्टर की, ठीक है। ये हो गई बात वेक्टर की। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। तो एडिशन कैसे निकालते, कैसे इसको ऐड करते हैं वेक्टर को? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को ऐड कैसे करें? क्या स्केलर की तरह एक काम करता है? क्या स्केलर की तरह एक काम करेगा? जैसे नॉर्मल स्केलर एडिशन क्या होता है? स्केलर एडिशन की अगर मैं बात करूं सिंपल डेली लाइफ में, मैंने तुमको पहले कितने दिए? 3 रुपीज दिए, फिर तुमको दिए 4 रुपीज, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? बोलोगे 7 रुपीज। कितना हो जाएगा? 7 रुपीज। लेकिन मैंने कहा कि ये 3 है और ये 4 है, ये 90 डिग्री है। ये 3 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, या ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन, पाइथागोरस से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 + 4 क्या बना रहा है? 5 बना रहा है, ध्यान देना यहाँ पर। तो ये स्केलर एडिशन की तरह फॉलो नहीं होता, ठीक है। 3 + 4 क्या बना रहा है? 5 बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर वैसे फॉलो नहीं होगा जैसे स्केलर एडिशन में होता है, सीधे सीधे ऐड कर दिया, ठीक है। सीधे सीधे ऐड तभी कर सकते हैं जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्केलर एडिशन की। तो पहले हम क्या करेंगे? एक वेक्टर हमने लिया ए,
एक वेक्टर हमारे पास ए है और आपने मुझे एक वेक्टर और दे दिया बी जो ऐसे रैंडम बना हुआ था। इन दोनों का सम करना है। क्या करना है? सम। तो कैसे करेंगे सम? तो पहले ए बनाएंगे, हमको क्या चाहिए? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को डिनोट किया मैंने आर से। आर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो हमारा काम क्या है पहला कि पहले हम ए को बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? पहले हमने ए को बनाया और फिर ए के हेड से, ये हमारा टेल है, आपको पता है ये हमारा क्या है? टेल। और ये हेड, ठीक है, जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन शो करता है वेक्टर की। तो जो दूसरा वेक्टर है बी, बी के टेल को ए के हेड से स्टार्ट करेंगे। बी के टेल को ए के हेड से स्टार्ट करेंगे, ए और बी। अब क्या करेंगे? याद करो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से इनिशियल, और कहाँ पहुँच गए? फाइनल, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा आर। इसी को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी। आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। पर ये कौन सा मेथड है वेक्टर एडिशन का? इसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉलीगन मेथड। ठीक है, तो पहला हमारा जो सम आएगा, जो पहला मेथड है हमारा, जो फर्स्ट मेथड है हमारा, वो क्या है? पॉलीगन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल ठीक है, इसमें हम पॉलीगन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें पॉलीगन मेथड की। तो पहले हमने क्या किया? वेक्टर लिया ए, फिर से देख लो, दूसरा वेक्टर क्या लिया मैंने? बी। तो हमें चाहिए ए प्लस बी, हमें चाहिए रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। तो पहले ए को बनाएंगे, फिर बी को बनाएंगे, और फिर इनिशियल से फाइनल। ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अगर कई सारे वेक्टर हैं, मान लो ए बी और सी है, एक वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा बी है, तीसरा सी है, रैंडम, तो इसका सम क्या होगा? आर। हमें क्या चाहिए? आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमने ए बनाया, वही हेड टू टेल वाला कॉन्सेप्ट, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया। तो अब इनिशियल से फाइनल उसको मैच करना है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आर है। इसको बोला गया पॉलीगन मेथड। वो पॉलीगन जैसा बन रहा है, और वेक्टर ऐड करना चाहो तो और भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है। ये पहले ऐसे गए डिस्टेंस, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर क्या किया हमने? डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो क्या करते हैं हम? इनिशियल से फाइनल जाते हैं, और ये हमारा सम भी है, वेक्टर सम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लो मैंने एक क्वेश्चन तुमको दिया, क्वेश्चन ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। हमने पूछा कि ए का कुछ भी दे दो, मैग्नीट्यूड 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसका मॉड। हमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट हमारा यही था, और लौट के फाइनल भी वही आ गया। तो याद करो, जब इनिशियली वही पॉइंट होता है और जब लौट के आते हैं फिर से वही पॉइंट मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं इससे क्या मिल रहा है हमें। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ रहा है तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस ऑफ सी। कैसे?
अब ये मैथमेटिकल टर्म है और इसको हम ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये ए है और ये बी है। अगर मैं केवल ए प्लस बी की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, पर सी तो ऐसे ही बना हुआ है उल्टा। ठीक है, तो दिख रहा है कि ए प्लस बी क्या है? सी का अपोजिट है। ए प्लस बी क्या है? सी का अपोजिट, यानी ए प्लस बी जो होगा वो सी का अपोजिट है माइनस। दिख रहा है ना? तो देख सकते हो कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में यूज करूंगा तो कैसे है, और ग्राफिकल टर्म में यूज कर रहा हूं तो कैसे आ रहा आंसर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका? एनालिटिकल मेथड का। मतलब हम चाह रहे हैं कि हमको ए और बी मिल जाए और उसके बीच का एंगल मिल जाए, यानी कि डायरेक्शन पता हो हमको, तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे बिना कोई ज़्यादा खास डायग्राम बनाए हुए। ठीक है, इसको बोलते हैं, सेकेंड मेथड क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस केस में क्या हो रहा है भाई? इसमें हम ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं जिससे कि एक ही बार में आंसर आ जाए, बार बार हमको डायग्राम ना बनाना पड़े। ए और बी दो वेक्टर है हमारे पास, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं और इनके बीच का एंगल कितना है? वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। एक्चुअल में वेक्टर का एंगल हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये ए है और ये बी है। वेक्टर को हम स्लाइड कर सकते हैं ना, इसको आगे ला सकते हैं, तो ये हमारा ए और बी ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने? ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? आ गया रिजल्टेंट आर। ठीक है, क्या आ गया? रिजल्टेंट आर। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको हम ऐड कैसे करें? क्योंकि हमें लेंथ तो पता है, लेंथ हमें पता है, लेकिन एंगल कुछ और सा आ रहा है और ये दिखने में भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा है। अगर मेरे को साइन कॉस फंक्शन यूज करने हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो है नहीं यहाँ पर। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। ठीक है, अब इनको नाम में दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ मैं पी क्यू एस डी, कुछ भी नाम दे दिया। तो अब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ये बन रहा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा वाला? ये पी डी एस। राइट एंगल ट्रायंगल हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम पाइथागोरस यूज कर सकें। तो अब एक बात बताओ कि ठीक है, जो पी क्यू की लेंथ है वो कितनी है? ए है। ठीक है, और पी एस की लेंथ कितनी है? आर, जो कि हमें निकालना है रिजल्टेंट। और जो हमारा क्यू एस है वो भी हमको पता है, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है बी, ये बी है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्यू डी कितना होगा हमें निकालना है। मेन क्यू डी कितना होगा और एस डी कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कंपोनेंट निकालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास बी वेक्टर था, कुछ नहीं करना है, बस मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करना है। ये हमारा बी है। अब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा एक्स की तरफ, एक आएगा वाई की तरफ। ठीक है, तो जो बी है इसकी एंगल थीटा हमारे पास है ही है ऑलरेडी। तो बी का जो ये कंपोनेंट है कितना होगा? इसको मैंने मान लिया बी एक्स, जो एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है, जो इधर एक्स है इधर वाई है। ठीक है, और इधर क्या है? वाई। तो बी एक्स और बी वाई क्या होंगे? बी एक्स एंड बी वाई। तो मैं बी को लिख सकता हूं किस फॉर्म में? बी एक्स आई कैप और बी वाई जी कैप। इस सेम वही एग्जांपल है। अगर मैं कहता हूं मैंने लिया 5 लेंथ, तो 5 को मैं लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं 5 को मैं? 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j, जिसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 5 आएगा। तो ऐसे मैंने b को लिया हुआ है। ठीक है, तो bx की वैल्यू क्या होगी? एक काम करते हैं, पहले cos थीटा अप्लाई करते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है? bx, और हाइपो कितना है? b। तो bx कितना आ जाएगा? bx कितना आ जाएगा? b cos थीटा।
सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो क्या आएगा, अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर जो कि हमने बी वाई माना है अपॉन बी, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई कितना आएगा, बी साइन थीटा, यानी कि बी के दो कंपोनेंट हैं, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, तो फिर ये लेंथ कितनी हो गई हमारी क्यूडी, ये वाली लेंथ, ये हमारी क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा, तो क्यूडी हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, और एस डी लेंथ, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी डी एस, अच्छा ये एंगल मैं अल्फा मान रहा हूं, ये अल्फा क्या है और थीटा क्या डिफरेंस है, थीटा अल्फा में क्या डिफरेंस है, जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, एंड जो अल्फा है वो क्या है, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल अल्फा है और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, रिजल्टेंट अल्फा की नीड क्यों पड़ी, अल्फा की नीड पड़ेगी क्योंकि मान लो किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं तो किस तरफ जाएगा, पहले वाले की तरफ या दूसरे वाले की तरफ, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जाएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, किधर जाएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, तो हमें रिजल्टेंट का एंगल भी पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है। ठीक है, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, क्योंकि आर भी तो एक वेक्टर है, तो आर का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका एंगल भी होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो हमें अल्फा भी निकालना पड़ता है। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं इसको, तो फिर ये लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक की, a प्लस बी कॉस थीटा, ये लेंथ हमारी हो गई ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी कॉस थीटा, पूरी की पूरी लेंथ a से लेकर के d तक, ये a था और ये कितना था, बी कॉस थीटा, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा। अब इसमें क्या यूज कर देंगे, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस कैसे यूज होगा भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर प्लस डी एस एस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या आएगा, पी डी कितना है हमारे पास, ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ रखी है तो आप इसको डायरेक्ट, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, अगर आपको कोसाइन रूल आता है तो उससे एक ही बार में हो जाता है। कोसाइन रूल अगर आपको आता है, साइन रूल भी पढ़ा होगा आपने, कोसाइन रूल भी, तो कोसाइन रूल में एक लाइन में आंसर आता है। एस डी कितना है, बी साइन थीटा। अब इनको सॉल्व करना है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, अब एक काम करो, ए स्क्वायर ये है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर दो जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कॉमन लिया हमने, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी प्लेस पे 1 आ गया, यानी बी स्क्वायर के साथ में 1 है, बी स्क्वायर के साथ में क्या है, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन। अब मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं अल्फा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा चाहिए हमको, अब हमें क्या चाहिए, टेन अल्फा चाहिए, तो टेन अल्फा क्या होगा बोलो बच्चों,
tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये हमारा आंसर है। अभी अल्फा हम निकाल सकते हैं। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड r, फर्स्ट वेक्टर a एंड रिजल्टेंट r। तो यहां से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड है। इसमें हमें a और b पता होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। तो हम r भी निकाल देंगे और r की डायरेक्शन भी निकाल देंगे। ठीक है, बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं, r भी कर सकते हैं और उसका एंगल भी निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी बिना किसी डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका यूज देखते हैं क्या है, इसका यूज क्या है। तो अगर मान लो दो वेक्टर है हमारे पास a एंड b, केस ए में थीटा क्या है, 0 है। थीटा 0 का मतलब है जिधर a है उधर ही b है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 0 या 1, क्या होता है 1। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1। और ये किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आर क्या आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस बी। मतलब डायरेक्ट मैं ऐड कर सकता हूं, मतलब आर को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बिना साइन के। ठीक है, मतलब सिंपल जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स लगा रहा है, एक बंदा ऐसे लगा रहा है, एक 4 न्यूटन लगा रहा है और एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 6 + 4 10। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होगा तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे स्केलर एडिशन, बस यहीं पर स्केलर एडिशन है, सिंपल ऐड कर दो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो। फिर 90 की बात कर लेते हैं, फिर 180 की बात करते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, केस 2 इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर एंगल 90 है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है 90 है, तो आराम से पता है आपको, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, चाहो तो पाइथागोरस से भी कर दो। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो आर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। फिर केस सी क्या हो जाएगा, केस सी में क्या है, अगर एंगल 180 का मतलब ही क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। क्या हुआ, अपोजिट, मतलब एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, होता है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी। ये हमारा आंसर है। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए, साइन के साथ नहीं रखना, ध्यान रखना, पता चला बी को निगेटिव रखना है, ए को निगेटिव नहीं रखना है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में डायरेक्ट रख देंगे, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना, हो सकता है कि ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो। ठीक है, तो जो भी आएगा आंसर उसको निगेटिव नहीं लेना है, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, मैं आर मतलब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये हमारा ये केसेस हो गए। ठीक है, इससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में। एक काम करते हैं, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, मतलब 2 वेक्टर हैं ए बी, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आर। क्वेश्चन में बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ
ए बी एंड सी आर इक्वल, मैग्नीट्यूड सभी के इक्वल हैं। मतलब अगर ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का भी 10 है, और जो आर आ रहा है वो भी 10 है, क्या पॉसिबल है ऐसा? 10 और 10 का सम 10 ही आ रहा है। तो अगर ऐसा है, और ऐसा है भी, तो फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सभी को या तो सभी को ए मान लो, या तो सभी को बी मान लो, या सभी को आर मान लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबको एक काम करते ए मान ले रहे हैं, ठीक है, आर को भी ए मान रहा हूं मैं, ए तो ए है ही, और बी को भी ए मान रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा। एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इधर क्या, ये वाला ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया, कितना आ गया कॉस थीटा, माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब थीटा कितना होता है, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर है, मान लो ये 10 है और ये भी 10 है, ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट भी 10 ही आएगा। पर ये कब आएगा, जब ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अगर सभी एंगल्स, सभी वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल कितना आएगा, 120। किस केस में, जब हम एडिशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे और भी कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।